मैं संक्षेप में यानी विस्तार से जो बातें आपके सम्मुख की जा चुकी हैं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, फिर भी कुछ बातें सूत्र रूप में आपके सम्मुख रखूंगा। आदरणीय मंच और मंच के सम्मुख बैठे हुए देश के सुदूर जगहों से स्थानों से आए हुए साहित्यिक मित्र, रचनाकार मित्र, इस महाविद्यालय परिवार के शिक्षक साथी, छात्र और छात्राओं, देखिए इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन आयोजन का केवल इस कारण से महत्व नहीं होता कि ये बौद्धिक विमर्श के आयोजन होते हैं, बल्कि इनका महत्व इस कारण से भी होता है कि ये संवेदनात्मक नव विमर्श के भी आधार होते हैं। अभी आपने वंदना टेटे को सुना। वंदना टेटे के साथ आदिवासी समाज, उसके जीवन से जुड़े हुए यहाँ पर अश्विनी कुमार पंकज जी भी मौजूद हैं, यहाँ पर विनोद कुमार जी मौजूद हैं। इन लोगों ने उस जीवन को जिया है, हम लोगों ने इनके जीवन को देखा है। ये फर्क तो है और हमेशा रहेगा। ये जीवन को जीते हुए अनुभव बतियाते हैं, हम इनके जीवन को देख करके सिद्धांत बतियाते हैं कि हमारी सीमा है। लेकिन अनुभव और सिद्धांत दोनों का सहमेल तो और संवाद तो होना ही चाहिए। अगर नव विमर्श पर बात हो रही है, नव विमर्श की चर्चा हो रही है, तो यही इसका मूल आधार है कि जो अनुभव है वह थियराइज हो और जो थियरी है वह अनुभव में रूपांतरित हो। इसे साहित्य की भाषा में हम लोग ज्ञानात्मक संवेदन या संवेदनात्मक ज्ञान बोलते हैं। इस दृष्टि से बहुत सारी बातें, क्योंकि अश्विनी कुमार पंकज माटी माटी अरकाटी का शानदार उपन्यास लिखा है, विनोद जी ने रेड जोन नाम का उपन्यास लिखा है, वंदना टेटे ने अखड़ा के अपनी रचनात्मकता के साथ, अपनी कविताओं के साथ इन्होंने अखड़ा के माध्यम से बहुत सारे आदिवासी रचनाकारों के बीच संवाद स्थापित किया है। उनके भाषा, इतिहास, संस्कृति, साहित्य को लेकर के वो एक बड़े विमर्श का हिस्सा, बड़ी बातचीत का हिस्सा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरा के पूरा जो झगड़ा है, जो पूरा के पूरा जो द्वंद्व है, और इसके पर एक बात और कह दूं कि मुझे इस महाविद्यालय में कई बार आना था, बहुत दिन से आना था, आते आते नहीं आ सका, लेकिन इस बार आया। तो उसके लिए मैं प्रिय प्रियंका, प्रिय बंशीधर उपाध्याय और अजित राय, इन तीनों को मैं अपना स्नेहाशीष देता हूं, क्योंकि तीनों का गहरा संबंध उस विश्वविद्यालय से है जहां मैं शिक्षक हूं। और इस पूरे संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य ने जो इन लोगों का सहयोग किया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और जैसा कि विनोद जी जो ICHR से आए हुए, इन्होंने आश्वस्त भी किया है, मुझे लगता है कि अब कुछ प्रस्ताव आपको जल्दी BHU से ही मिलेंगे। मैं तो उस तरह से सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पर पीछे की पंक्ति में और बीच के पंक्ति में बहुत सारे मेरे छात्र बैठे हुए हैं जो बिहार के विविध विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब शिक्षक हो गए हैं। तो शायद बहुत जानकारी इनके पास है। 2-4 को तो लेके मैं भी आया हूँ बनारस से शोधार्थियों को, शायद उनको इसका लाभ मिला आपकी इस योजना का। देखिए, पूरा जो झगड़ा है, जो पूरी बात है, वो 2 कारणों से है। एक तो ये बहस है जब हम लोग कहते हैं कि शोषित राष्ट्रीयता, तो शोषित राष्ट्रीयता बनाम श्रमशील नागरिकता, ये जो पूरा मामला है आदिवासी साहित्य और भाषा और संस्कृति के विमर्श का, वो है कि शोषित राष्ट्रीयता बरक्स श्रमशील नागरिकता के बीच किसको चुनेंगे आप। और जब हम शोषित राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो यही से विमर्श शुरू होता है, इसके प्रतिवाद से विमर्श खड़ा होता है। और जब हम श्रमशील नागरिकता की बात करते हैं तो वही विमर्श यहीं पर नव विमर्श में रूपांतरित हो जाता है। यही इसकी मोटी मोटी मेरी समझ है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, विमर्श का जो बुनियादी संबंध होता है वो अन्य से होता है, अन्य भाव से होता है। जब आप किसी भी समुदाय को अन्य भाव से समझने की कोशिश करते हैं
तो उसमें प्रतिवाद के स्वर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जब वो पीढ़ी बड़ी होगी, पीढ़ी समझदार होगी, और उसकी समझदारी के लिए जरूरी है कि उसकी सामाजिकता सुदीर्घ हो, अपने बृहत्तर समाज से उसका संवाद हो। कोई भी समुदाय केवल अपने समुदायों के बीच रह करके संवादी नहीं हो सकता, उसे अन्य समुदायों से और उसके बाहर के परिसर से उसे संवाद तो करना ही होगा, क्योंकि तभी उसे पता चलेगा। इतना जैसे हम लोग कहते हैं कि एक महाविद्यालय परिवार के शिक्षक जब दूसरे महाविद्यालय परिवार से जुड़ते हैं तो उस इंटरेक्शन से भी आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ आपके भीतर बदलता है, टूटता है, रूपांतरित होता है। वैसे समुदायों का, पारस्परिक समुदायों के बीच भी अंतर संबंध तो होना ही चाहिए। उस स्थिति में जब अन्य बोध का अन्य भाव के रूप में एक समुदाय को देखा जाता है, तो उसका प्रतिवाद करते हुए वो जो बात आती है वह असल में आती है आत्मबोध का। तो पूरा मामला यह भी है कि अन्य बोध बनाम आत्मबोध का। अब अन्य के बोध का एहसास कराती है दूसरा समुदाय कराता है, बाहर की जो परिस्थितियां वो कराती है, तब जाके उसके भीतर आत्मबोध, आत्म की चेतना विकसित होती है। तो विमर्श और नव विमर्श के बीच जो पतली सी दीवार है, उसकी शुरुआत तो प्रतिरोध की परंपरा से होती। इस पर बहुत बहस भी हुई है, उस बहस में खुद वंदना टेटे यहाँ मौजूद हैं, इस पर बड़ी बहस हुई है, बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारी किताबें इस पर उपलब्ध हैं कि हम विमर्श को, आदिवासी विमर्श को मिसनॉमर मानते हैं। हम आदिवासी साहित्य में, आदिवासी समुदाय में विमर्श को स्वीकार करते ही नहीं। वंदना टेटे इसकी मुखर प्रतिनिधित्व रही है, लेकिन यह भी जब बातचीत होगी, हमारी पर्सनल बातचीत होती है, तो बात तो खड़ी वहां होती ही होती है कि बगैर विमर्श के नव विमर्श खड़ा कैसे करेंगे आप, कैसे क्योंकि कहीं न कहीं जब आपकी सत्ता खड़ी होती है, एक समुदाय की सत्ता खड़ी होती है, एक समाज सत्ता खड़ी होती है, तो वह जो दूसरे के आंखों में आंखें डाल के जब बात करने का साहस बटोरती है, तब जाकर के उसके भीतर वह आत्म का बोध, आत्म का गौरव पैदा होता है, जिसमें वह अपनी भाषा, अपने संस्कृति, अपने समाज के बारे में पूरी तरह से मुखर होकर अभिव्यक्त करती है। ऑस्कर वाइल्ड का जो बड़े ही मशहूर आयरिश नाटककार हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और जिसको कि अमर्त्य सेन ने आइडेंटिटी एंड वायलेंस नामक अपनी मशहूर किताब में बड़े सम्मान से उद्धृत किया है। मोस्ट पीपुल आर अदर पीपुल। तो ये जो अदरनेस है, मोस्ट पीपुल आर अदर पीपुल, ये जो अदरनेस है, यह अदरनेस ही जो होती है, यह विमर्श की शुरुआत करती है, और यही अस्मिताओं की जड़ भी होती है, जहां पर बौद्धिक संवाद आरंभ होने शुरू होते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, क्योंकि जब आप विमर्श की बातें करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर आप साहित्यिक और भाषाई और सांस्कृतिक चिंतन की बातें करते हैं, तो दो स्थितियां आती हैं प्रतिवाद के लिए। पहली बात तो यह है कि जो पूंजीपति है, जो साम्राज्यवाद है, वह बार बार आपको, आपके भीतर जो है, एक कन्फॉर्मिटी की बात करता है और दूसरी ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। यानी ये कहता है कि कन्फॉर्मिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, तुम्हें कन्फॉर्म होना होगा, तुम्हें यानी एक समुदाय से इस समूह को चुनौती देता है, तुम्हें मेरे अनुरूप होना होगा, और तुम्हें ऑब्जेक्टिविटी के दायरे में, तुम्हें वस्तुनिष्ठता के दायरे में अपना विकास करना होगा। यानी वस्तुनिष्ठता क्या मतलब है? जो मैं कह रहा हूं उसे अक्षरशः स्वीकार करो, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञानात्मक संसाधनों का उपयोग करो जैसा मैं चाहूं। बीच बीच में तुम्हें थोड़ा डेमोक्रेटिक राइट मिलती रहेगी, लेकिन जो मैं, तो ये जो कन्फॉर्मिटी और ऑब्जेक्टिविटी की बातें होती हैं, इसका विरोध करता है। ये यहाँ से, यहीं से विमर्श खड़ा होता है, जो आदिवासी विमर्श है। पता नहीं, मैं अनुरूपता और वस्तुनिष्ठता दोनों को धिक्कारता हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तो क्या स्वीकार करता है? वो कहता है सहभागिता और स्वाधीनता। कहता है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच हमारा है और हमें स्वाधीनता चाहिए। तो सहभागिता और स्वाधीनता उसी के साथ एक मूल्य विकसित करता है। लेकिन जब सहभागी और स्वाधीन मूल्यों की बातें करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक, वही जो मैं कहा कि आत्मगौरव की चेतना जागृत होती है, और यही परिणाम देती है, यही उस परिणाम तक पहुंचाती है जिस कारण से आज हम नव विमर्श से आगे बढ़ करके नव विमर्श की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, जो स्थितियां आई, उस स्थिति के पीछे जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज थी कि
समाज विज्ञान में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में जो चीजें, दो शब्द आए, अब सोशल एक्सक्लूजन और सोशल इंक्लूजन, यानी जो सामाजिक समावेशन और सामाजिक बहिष्करण। तो ये जो थ्योरी किया, देखिए सामाजिक बहिष्करण को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सामाजिक समावेशन को स्वीकार करेंगे। और आप जानते हैं कि बीएचयू जैसे बड़े संस्थाओं में और जगहों भी एक बाकायदा सोशियोलॉजी का एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय ही है कि सामाजिक बहिष्करण बनाम सामाजिक समावेशन में किस तरह की नीतियों को हमको अपनाया जाए। तो यह भी विमर्श यही से खड़ा होता है कि हम सोशल एक्सक्लूजन को धिक्कारते हैं और हम सोशल इंक्लूजन को भी उस रूप में देखेंगे जैसा हमारी संवेदना, हमारी भौतिक स्थितियों के अनुकूल होगा। हर तरह का इंक्लूजन भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप हमें कहेंगे हम आपको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ लूट करके हमारा स्वीकार करेंगे, इसकी अनुमति हम आपको नहीं देंगे। तो इस संदर्भ में जो दो बातें मेरे सामने आई, मेरे मन में आती ही पहला ये कि जो आदिवासी विमर्श शुरू हुआ वो सबसे पहले एक तरह का प्रतिरोध और प्रतिवाद की संस्कृति से विकसित होता है, जिसको हम कहा कि सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है भूमि की। अब जहां पर ये बात आती है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यह जो चेतना आती है, यह जो लोक संस्कृति में चेतना आती है कि भाई ऐसा है कि पृथ्वी हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। तो यह जो भावना आती है, यह कुल मिला जुला करके जो हमारे भौतिक संसाधन है, हमारी जो जल है, हमारा जो जल है, हमारी जो जमीन है, उसके शोषण के खिलाफ वो खड़े होते हैं। तो आप देखिएगा यह जो प्रतिरोध का साहित्य है, यह उत्पादक बनाम उपभोक्ता वर्ग का निषेध करता है। जैसे यह साम्राज्यवादी संस्कृति को यह जवाब देता है कि तुम अगर मुझे उत्पादक वर्ग में रखोगे और खुद को उपभोक्ता वर्ग में रखोगे तो नहीं, हम अपने भौतिक संसाधनों का दोहन नहीं करने देंगे, अपनी भूमि को हम शोषित नहीं होने देंगे। इसी कारण से आप देखिए कि यहाँ पर पेड़ों का, आदिवासी साहित्य में, उसकी भाषा में पेड़ों का बहुत महत्व है। जसिंता केरकेट्टा जो आदिवासी समाज की एक बड़ी कवित्री हैं, जसिंता, और जिनको जिस पुरस्कार की जो संबंध है इस भभुआ की धरती से बहुत गहरा है। रविशंकर उपाध्याय स्मृति पुरस्कार से पहला पुरस्कार हम लोगों ने 2015 में जसिंता केरकेट्टा को दिया था। आप देखिए कि क्योंकि वह जो रविशंकर उपाध्याय थे वो उनके वंशी के बड़े भाई थे और मेरे शोधार्थी थे जो असमय दिवंगत हो गए, वो इसी जरखेज जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके नाम पर उनके मरणोपरांत हम लोग पुरस्कार छोटे। जसिंता ने कितना विकास किया है आदिवासी साहित्य और भाषा और संस्कृति में, आप समझ नहीं सकते। जब हम लोग जब उस लड़की की ग्रोथ देखते हैं तो लगता है कि भाई इतनी ताकत उस भाषा में है, कितना विकसित उसने किया। तो प्रेम में पेड़ होना एक संदेही है, और उसकी जो चेतना है उसमें यह है कि भाई अब हम पक्षी और पेड़ के बीच जो संवाद होता है उसमें बार बार ये बात आती है कि भाई हम अपने पक्षियों के लिए, पक्षियों के प्रेम के लिए पेड़ कहता है कि मैं पेड़ बने रहना चाहता हूँ, और जब कभी मरूंगा तो जब पक्षी नहीं होंगे, जहां भी रहेंगे वहां जाके बताऊंगा कि मैं तुमसे तभी प्रेम करता हूँ। तो ये जो पेड़ एक जो सिंबल है, जो प्रतीक है, उसकी जो चेतना है आदिवासी जीवन की, वह इस रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। तो आज नहीं उपभोक्ता और जो उत्पादक वर्ग का ये जो दुविधा है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। और अब देखिए कि जो हमारे पास जो उपन्यास आए और जिनका मैंने जिक्र किया कि अश्विनी कुमार पंडित बैठे हैं, विनोद कुमार जी बैठे हैं, ये जो रैंड का जो उपन्यास है, ये जो जिन लोगों ने, आप देखिए इन सबके उपन्यासों में, आरंभिक उपन्यासों में लेकर के लगातार विस्थापन की पीड़ा, विस्थापन की अनुभूति बार बार सुनाई देती है कि हमारी जमीन का, हमारे जंगल का जो शोषण हो रहा है उसका प्रतिरोध, और वहां से लेकर के फिर जो कुली प्रथा को लेकर के जो आक्रामकता आती है, हमको कुली बना दें, मतलब हम कुली बनकर के जीवन नहीं जीना चाहते। उसी तरह से जैसे कि भोजपुरी माटी के लोगों को मारिशस में जाकर के कुली बना दिया गया। तो इस तरह की जो प्रतिरोधी स्वर हैं, यह विमर्श को खड़ा करते हैं आरंभिक दौर में।
यहाँ के भीतर से एक बात जब मैंने कहा कि जल है, जमीन है और पर्यावरण, ये तीन मुख्य तत्व है आदिवासी जीवन के, जिनको छोड़ करके आप इनको समझ नहीं सकते। मेरा फोकस जो मैं समझता हूँ कि जब मैं आत्म पहचान की बात करता हूँ, आत्मनिर्मित की बात करता हूँ, तो वहां पर मुझे इनका जो पर्यावरण वाला बोध है मुझे बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर लगता है। जो पर्यावरण को बचाना केवल प्रकृति को बचाना नहीं है, प्रकृति और मनुष्य के बुनियादी संबंधों को बचाना है और अपनी स्वाधीनता की आकांक्षा को बचाना है। ये जो प्रकृति के बचाने का, पर्यावरण को बचाने का, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिस तरह से दुनिया, आप देखिए किस तरह से वनों का लगातार वनों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, काट करके पूरी सफाई होती चली जा रही है। तो वो सब जो सारे चेतना आई, और इस रूप में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो कहा गया कि जिसको बाद में जब हम लोगों ने 20वीं सदी के अंतिम दशक में जब बहस आई, तो बहस कहाँ से आई कि नॉन ह्यूमन एंटिटी मस्ट स्पीक, यानी गैर मानवीय जो समुदाय हैं उन्हें भी बोलने का हक है। तो नॉन ह्यूमन एंटिटी मस्ट स्पीक में किसका है? पेड़ों को बोलना है, नदियों को बोलना है, जमीन को बोलना है, जंगल को बोलना है। ये जो आवाजें आती हैं, जो विविध तरह की आवाजें आती हैं, वो कुल मिला करके कैसे आती हैं? पर्यावरण के संकट को लेकर पूरी दुनिया में एंथ्रोपोसीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया। एंथ्रोपोसीन को 2016 में पूरी दुनिया में मान्यता दी गई। एंथ्रोपोसीन का मतलब यह है कि प्रकृति और मनुष्य के बुनियादी संबंधों को समझने की कोशिश करना। और यह जो एंथ्रोपोसीन जब 2016 में आया, तो मैं यहाँ पर सारे विद्वान आदिवासी जीवन से जुड़े हुए जो सजग रचनाकार हैं वो बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो नव विमर्श की जिसे उदात्त अभिव्यक्ति होती है, वो कहीं न कहीं 2010 के बाद तेजी से आगे बढ़ती है। और यह क्यों बढ़ती है, इसके पीछे मेरे मन में जो एक भाव है वो ये है कि इस समाज की नई पीढ़ी जो पढ़ लिख करके शहरों की तरफ गई, उसने पूरी दुनिया को देखा, उसने इस दुनिया से संवाद किया, तब उसके पास यह कहीं कहीं चेतना आई कि भाई आखिरकार पर्यावरण, जल, जमीन, जंगल में पर्यावरण कितना मूल्यवान है। और वह पीढ़ी थी, जैसे यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, एकदम युवा पीढ़ी 35-40 के वय की जो पीढ़ी है जो है, जैसे मान लीजिए कि जसिंता केरकट्टा का मैंने नाम लिया, अनुज लुगुन का नाम लेना चाहता हूँ, राही डुमरचीर एक नए कवि हैं जिनका गाडा टोरा नाम से भी कविता संग्रह आया हुआ है। ये जो कवि या रचनाकार आए कहानी में, कविता में, ये रचनाकार असल में अपनी लोक गीतों की मिट्टी की सोधी महक के साथ आए। और इनमें जिनके नाम लिए और जिनके बहुत सारे और भी नए रचनाकार लिख पढ़ रहे हैं, कई बीएचयू में कई को मैंने मतलब शोधार्थी रूप में देखा है, कई को मैंने शोध कराया, तो मैंने देखा उन गीतों के दायरे में उनकी कविताएं विकसित हुई। जैसे पार्वती तिर्की है, उन गीतों की पृष्ठभूमि, उसकी बड़ी सशक्त पृष्ठभूमि है, और उसी को अभी इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार युवाओं का मिला। तो आप देखिए इन सब जो नई रचनाकार आए, जो 40 के वय के भीतर के रहे, ये जो पीढ़ी आई, बिल्कुल नई पीढ़ी, इस पीढ़ी ने उस लोक गीतों की पृष्ठभूमि पर जो कविताएं लिखी, उनसे यकीन मानिए, चाहे हिंदी भाषा के लोग हों, चाहे गैर हिंदी भाषा के लोग हों, उनका रुझान बढ़ा। और अब तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि दक्षिण भारत में भले हिंदी के वरिष्ठ या कनिष्ठ कवियों कोई जाने न जाने, लेकिन दक्षिण भारत के हर विश्वविद्यालय में आदिवासी जीवन से जुड़े हुए कवि, कथाकार, उपन्यासकारों को हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। ये अकारण नहीं हुआ है, ये आपके नव विमर्श के दायरे में ही इतनी बड़ी घटना हुई है कि आपको एक व्यापक जो आयाम मिला आपकी रचनात्मकता, वो व्यापक स्वीकृति मिली है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए आदिवासी जीवन से जुड़े रचनाकारों से कि विश्वविद्यालय से लेकर के महाविद्यालयों से लेकर संस्थाओं में सर्वाधिक सेमिनार, संगोष्ठियां आदिवासी सामाजिक जीवन पर ही केंद्रित होती हैं, और संस्थाएं भी इनको बड़ी आसानी से स्पॉन्सर कर देती हैं। तो उपेक्षा जैसी बात नहीं, ना आपकी भाषा की उपेक्षा है, ना आपकी साहित्य की उपेक्षा है, बल्कि उसकी जो अपेक्षाएं होती है उसके दायरे में जो अन्य भाषाओं की संख्या, हिंदी की बात होती है,
आप जैसे मैंने संथाली को लेकर के भी खबर आई कि भाई ये जो उसकी लिप में अनुवाद होगा, जो पार्लियामेंट के संसद में जो डिबेट्स होते हैं उस भाषा में अनुवाद हम करेंगे। ये बहुत बहुत बहुत, बहुत हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थितियां रही नव विमर्श के दायरे में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की जो बातें आई वो बड़ी मूल्यवान रही। और उसमें आप देखिए अनुज लोगों का जो पत्थरगढ़ी नामक, अब उसकी कविताएं मैंने कुछ उनकी नोट किए, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। केवल आप देखिए पत्थरगढ़ी यानी पत्थर की जो स्वाभाविकता है, पत्थर का जो स्वाभिमान है, और वह जाति संस्कृत में उसकी जो उसका जो गांधीर्य है, उसकी जो देन है, उसकी जो आत्मीयता है, उसको लेकर के जिस तरह से कविताएं या रचनाएं लिखी और बनाई जा रही, बहुत बोलिया। पत्थर वहां पूजे जाते हैं, पत्थर वहां पर अलग से कोई देवता वो पूजा, उनके देवता पत्थर ही हैं। उनको किसी स्वर्ग में जाने की कोई जल्दी नहीं है, वो पत्थर के साथ जीते हैं, पत्थरों के साथ मर जाना चाहते हैं। ये जो इस तरह की सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप ये जो राही डुमरची की कविता की एक पंक्ति है कि जब कभी तुम्हें आदिवासी समाज के पेड़ों की जरूरत महसूस हो, तब तुम मकान की छाया और पेड़ की छाया में फर्क करना सीखना। अब मकान की छाया और पेड़ की छाया में फर्क करने की जो बातें होती हैं, कितना मूल्यवान ये बातें हैं। यह द्वंद्व जो है, यह जो द्वंद्व है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये आप जो है कह सकते हैं कि इनमें वंदना टेटे के कविताओं में आपको दिखेगा, जयसिंता की कविताओं में दिखेगा। जयसिंता की एक कविता है जिसको लेकर के जिसको आदिवासियत की बात कर रही थी वंदना जी, उनकी कविता ही है कि धरती के करीब रहना ही आदिवासी। ये 4 पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा, उसके बाद 2 मिनट में बात खत्म करूंगा मैं। धरती के करीब रहना ही आदिवासी होना है, प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है, नदी की तरह सहज बहना ही आदिवासी होना है, भीतर और बाहर हर बंधन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है। और ये जो भीतर और बाहर के हर बंधन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है, बात इतनी नहीं है, आगे भी है। अब इसका नव विमर्श, इस कविता के विमर्श के भीतर का नव विमर्श सुनिए। बदलते समय में नए सिरे से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना आदिवासी होना है। प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना आदिवासी होना है। इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर किसी का आदिवासी होना, इसी आदिवासियत के साथ। तो आदिवासियों की आदिवासियत क्या है, एक नई पीढ़ी किस तरह से, किस मुखरता के साथ अपनी बात व्यक्त कर रही है कि ऐसा नहीं कि सब रूढ़ियों से बंधे लोग होते हैं, लोकाचार से बंधे होते हैं। उनमें प्रतिरोध की चेतना भी आ गई है, लेकिन अपने आत्मबोध के दायरे में, आत्म जागृति के दायरे में आई है। और बार बार कहते हैं कि कोई गहना वगैरह पहनना या कोई आभूषण पहन करके चलना ही आदिवासी नहीं होना है, या पारंपरिक टोना टोटका से जुड़ना ही आदिवासी नहीं होना है। ये जो बौद्धिकता के सरोकार हैं, ये जो अंतर क्रियात्मक बौद्धिक व्यापार है, इस सब से जुड़ करके ही आदिवासियत को आज हम समझ सकते हैं, उसको परिभाषित करने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर में एक सवाल मेरे मन में है, वो ये कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि अनुज लोगों की कविता है चिड़ियाघर में ज़ेब्रा की मौत, पूरी की पूरी जो आदिवासी जीवन, उसके जो संघर्ष को वो लिखते हैं चिड़ियाघर में ज़ेब्रा की मौत में कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि ज़ेब्रा की मौत हो रही है, मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि चिड़ियाघर लगातार बड़े होते जा रहे हैं। यानी आप देखिए चिड़ियाघर का लगातार बड़े होना, एक ज़ेब्रा की मौत से ज्यादा चिड़िया, क्योंकि कई ज़ेब्रा उसमें मारे जाएंगे, अर्थात कई आदिवासी कैद होकर के मौत के शिकार होंगे। ये जो चिड़ियाघर साम्राज्यवाद का चिड़ियाघर है, जो तमाम पूंजीवाद का चिड़ियाघर है, उसको बड़े नहीं होने देना है और उस पर पूरे जो भारतीय समाज का जो संग साथ लेके आगे बढ़ना है, ये बहुत ही मूल्यवान है। एक बात, एक सवाल मेरे मन में बार बार ऐसे अवसरों पर आता है कि हम बहुत नव विमर्श की बातें तो कर लेते हैं, साहित्यिक रूप से साहित्य को सम्मानित भी होते हुए देखते हैं। अब आप देखिए कि आदिवासी जीवन से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, जो रचना
रचनात्मकता है वो लगातार पुरस्कृत और प्रशंसित हो रही है। उस गति में आदिवासी समाज उस गति से विकसित नहीं हो रहा, ऐसी मेरी समझ है। तो क्या यह माना जाए कि आदिवासी साहित्य और भाषा को लेकर जो इतनी सशक्त अभिव्यक्ति हो रही है, उससे आदिवासी समाज बहुत दुखी है, और एक दुखी समाज ही बहुआयामी बहुभाषी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है? अथवा यह माना जाए कि साहित्य की निरंतर की पुरस्कृत के दायरे में कहीं न कहीं वह जो हमारी सत्ताएं हैं, वह तथाकथित आभासिक लोकतांत्रिक स्पेस रच रही हैं, जिसमें उनकी धार कहीं न कहीं मध्यम पड़ जाए, उनका जो स्वर है कहीं न कहीं धीमा हो जाए। एक सवाल है जिसको आगे के सत्रों में हम लोग सुनेंगे, उस पर संवाद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। पूरे महाविद्यालय परिवार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी वजह से